जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज जो है रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो आ गया है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो लोग भी भाई रेलवे का पेपर दिए थे वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें, आपका रिजल्ट जो है शो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अपना स्कोर कार्ड जो है आप लोग उसमें 27 तारीख से देख सकते हैं। 27/12 मतलब 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अपना रिजल्ट जिनका हो और जिनका हो जाए भाई उनको बधाई हो, और जिनका नहीं हो वो अपना जीडी पे ध्यान दें। ठीक है, बाकी देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग जीएस की क्लास जो है आज थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश करेंगे क्लास ये। बाकी मिलते हैं फिर रात को 10 बजे हिंदी वाली क्लास में। हिंदी की क्लास में आज ज़बरदस्त प्रश्न और लेके आएंगे कल जैसे। ठीक है, तो हिंदी की क्लास से तो ज़रूर जुड़िएगा रात के 10 बजे। ठीक है, चलिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा, शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। जो त्रिपिटक है वह किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा, पारसी धर्म से कौन सा संबंधित है, तो होता है जिंदा अवेस्ता। कौन सा होता है, जिंदा अवेस्ता भी कहते हैं। जैन धर्म से कौन सा संबंधित है, तो जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ। कहाँ कहाँ हुई थी, तो प्रथम कहाँ हुई थी, राजगृह में। द्वितीय कहाँ हुई थी, वैशाली में। तृतीय कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चतुर्थ कहाँ हुई थी, कुंडलवन में। पहली किसके समय में हुई थी, अजात शत्रु के समय। कौन राजा था, अजात शत्रु। वैशाली में किसके समय हुई थी, तो शिशुनाग के वंश में, ये अशोक के समय में। और चतुर्थ किसके शासनकाल में हुई थी, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है, इसके शासनकाल में। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, बताइएगा। किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने, के एम मुंशी ने, एन ए पालकीवाला ने, या ठाकुरदास भार्गव ने। तो देखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली जो है वो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली कहा है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताइएगा। सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो देखिएगा, सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, तो हमने मौलिक कर्तव्य क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। ठीक है, क्या ली है, एकल नागरिकता ली है। और हमने क्या लिया है, द्विसदनीय व्यवस्था ली है।
लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है बताइएगा, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, गुरु शिखर, पारसनाथ या कलसूबाई, तो बताइएगा। धूपगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? मध्य प्रदेश की। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न है कि विद्युत धारिता की इकाई है, बताइएगा। फैराडे, हार्ट, डेसिबल या ओम, तो देखिएगा विद्युत धारिता की इकाई क्या हो जाएगी, फैराडे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हर्ट्ज किसकी होती है बताइएगा, तो आवृत्ति की। किसकी? आवृत्ति की होती है। डेसिबल किसकी होती है, तो डेसिबल आपका किसका होता है, ध्वनि का मात होता है। ओम किसका है, तो प्रतिरोध की है, ठीक है। ओम किसकी है, तो प्रतिरोध की है, ठीक है। चलिए विद्युत धारिता की क्या हो जाएगी, फैराडे, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, समुद्र की गहराई की इकाई, अच्छा पूछे, गहराई की इकाई नापते किससे हैं, फैदोमीटर से, और इकाई क्या होती है, तो फैदम, क्या होती है, फैदम होती है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि URL का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर। देखिएगा URL होता क्या है, तो URL जो होता है वो वेबसाइट का पता होता है। क्या होता है, वेबसाइट का पता, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है सातवां कि निम्न में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा मैं एक साथ ही सारे विटामिन आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा विटामिन ए को क्या कहते हैं, यहाँ से लिखते हैं विटामिन ए, तो ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, क्या कहते हैं, रेटिनॉल। सी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट सी लिख दूं, कोई समस्या बताइएगा, तो इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी को क्या कहते हैं, तो डी को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, कैल्सीफेरॉल, क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ई को क्या कहते हैं, तो टोकोफेरॉल, क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है। अच्छा विटामिन B1 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B1 जो होता है उसको कहते हैं थायमिन, क्या कहते हैं, थायमिन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, तो राइबोफ्लोविन, क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, तो नियासिन, ठीक है। विटामिन B5 को क्या कहते हैं, तो पेंटोथोनिक, ठीक है। और विटामिन B6 को क्या कहते हैं, तो पायराडॉक्सिन, क्या कहते हैं, पायराडॉक्सिन। विटामिन B9 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, बायोटिन, क्या कहते हैं, बायोटिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं, तो साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 को कहते हैं, किसको, विटामिन B12 को कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, बताइएगा। बुनाई करना, शिकार करना, व्यापार करना या खेती करना। तो देखिएगा 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, और कौन से होते हैं? तृतीयक। तो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कि खेती करना, कृषि, खनन, मछली पालन। ठीक है, इसमें जो होती है वो अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान जो होता है इन्हीं का होता है। ठीक है, द्वितीयक क्या होती है, जैसे कि विनिर्माण, क्या होता है? विनिर्माण से संबंधित होती है। और तृतीयक में क्या होती हैं? तो सेवाएं। सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है। तो सेवाएं, जैसे अब आप कोई व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, कोई बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यापार करना। ठीक है, तृतीयक आर्थिक गतिविधि क्या हो जाएगी? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सितार वादक है? भीमसेन जोशी, रविशंकर, अमजद अली खान, किशन महाराज। देखिएगा तब तक हम लोग यहाँ बताइएगा, मैंने कल बताए थे हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये कौन से संबंधित थे? तो बांसुरी से। किससे संबंधित थे? बांसुरी से। कल ही मैंने बताए थे आपको अल्लाह रखा, कौन बताए थे? अल्लाह रखा, ये किससे संबंधित थे? तो तबला से संबंधित थे। ठीक है, भीमसेन जोशी तो मैंने कल ही बताए थे कि ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। अच्छा, जो आपके रविशंकर जी हैं यह सितार वादन से, और मैंने आपको बताया था कि टी.एन. कृष्णन वायलिन से संबंधित थे। किससे? वायलिन से संबंधित थे। ठीक है, तो रविशंकर जी आपके क्या हो जाएंगे? एक सितार वादक हो जाएंगे। अच्छा, और कोई सितार वादक है? तो लियाकत खां। कौन है? लियाकत खां। अमजद अली खान जी जो हैं यह सरोद वादक हैं। क्या हैं? सरोद। सितार और सरोद में अंतर है। ठीक है, और सरोद वादक एक और हैं जिनका नाम है अली अकबर खां। अली अकबर खां। जो आपके किशन महाराज हैं यह तबला वादक हैं। क्या हैं? तबला वादक हैं। ठीक है, तो कई सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिग्मो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम, गोवा, सिक्किम या मेघालय। तो देखिएगा मिजोरम में कौन सा मनाया जाता है? तो चपचार कुट। कौन सा? चपचार कुट। एक यहीं पे मनाया जाता है पावल कुट। कौन सा? पावल कुट। और कौन सा मनाया जाता है यहाँ पर? तो एक मीम कुट होता है। कौन सा? मीम कुट। ठीक है, गोवा के लोग जो होते हैं वो सिग्मो त्यौहार मनाते हैं, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। सिक्किम के लोग क्या मनाते हैं? तो सिक्किम के लोग जो होते हैं वो लुसोंग त्यौहार मनाते हैं। कौन सा? लुसोंग। और मेघालय वाले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बांग्ला। ठीक है, कौन सा? बांग्ला। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि सिग्मो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो बताइएगा। तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और यह इन्होंने पुस्तक कहाँ लिखी थी? तो यह इन्होंने एक जेल में लिखी थी, अहमदनगर जेल में, जब ये बंद थे तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने तो इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखी थी ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स। ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी थी। बाकी इन्होंने क्या लिखी थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, बाकी इन्होंने यंग इंडिया लिखी थी, हिंद स्वराज लिखी थी, माई लाइफ इज मैसेज लिखी थी, इंडियन होम रूल लिखी थी।
ठीक है, तो ये बहुत सारी जो थी वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था, बताइएगा। घनानंद, महापद्म नंद, शिशुनंद या रामनंद? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मगध पर किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो हर्यक वंश। किसके? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। और इस हर्यक वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? शिशुनाग वंश। कौन सा आता है? शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना कौन करता है? तो शिशुनाग करता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में नंद वंश। कौन सा आता है? नंद वंश, जिसका संस्थापक कौन होता है? तो महापद्म नंद होता है। कौन होता है? महापद्म नंद। और अंत में कौन आता है? तो मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की नींव कौन रखता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन रखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किसकी हत्या करते हैं? घनानंद की। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। ठीक है, इसी घनानंद के समय में ही किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जो महापद्म नंद था, इसने एकराट और सर्व छत्रांतक या द्वितीय परशुराम भी इसको कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े। 13वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है, बताइएगा। किसके उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता, सती प्रथा, उपाधि या दास प्रथा? तो देखिएगा, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय कौन सम्मिलित था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, उपाधियों का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 18 में है। किसमें है? अनुच्छेद 18 में है। दास प्रथा का अंत किसमें है? तो सॉरी, दास प्रथा कब अंत हुई? तो 1843 में किसने की थी? एलन बरू ने। एलन बरू ने। बाकी दास प्रथा का जो है उल्लेख अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े। आर्टिकल 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। 17 में क्या है? तो मैंने आपको बताया अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, बताइएगा। चपोरा तट, दीप तट, ठीक है, या अक्सा तट या मरीना तट? पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चपोरा तट कहाँ पर है, तो गोवा के अंदर है। दीप कहाँ पर है? तो दमन और दीप में है। अक्सा तट आपका कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ, हाँ चलती क्या, सुने होगा ना, नहीं सुने हो। ठीक है, और मरीना बीच कहाँ पर है? तो चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। और चेन्नई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा समुद्र तट जो है, समुद्र का जो बीच है वो कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मरीना तट है। आपसे पूछ ले कि कोवलम कहाँ पर है, कोवलम बीच, तो कहाँ हो जाएगा? केरल में। ठीक है, आपसे पूछ ले कि बरसोवा द्वीप कहाँ पर है, बरसोवा बीच कहाँ पर है, तो बरसोवा कहाँ पर है? बरसोवा बताइएगा, महाराष्ट्र में है। जुहू बीच कहाँ पर है? तो लोग जाते हैं ना जुहू बीच, महाराष्ट्र, बड़े पिक्चरों में जाते रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि अराकू घाटी कहाँ स्थित है। आज थोड़ा सा जो है एनर्जी थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा क्लास जो है उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, शाम को आप लोगों को भरपूर एनर्जी के साथ हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, अराकू घाटी कहाँ स्थित है, बताइएगा।
असम में कौन सी घाटी है? तो बराक घाटी है। कौन सी है? बराक घाटी है। अराकू घाटी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? तो दिहंग घाटी। कौन सी है? दिहंग घाटी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुंबी घाटी है। कौन सी है? चुंबी घाटी है। और कौन सी है? पिनवैली है, मरखा घाटी है, ठीक है। और कौन सी है? पिनवैली है। उत्तराखंड में कौन सी है? तो फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइएगा। कथकली, भांगड़ा, ओडिसी या मोहिनीअट्टम? तो कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया कौन सा नहीं है? भांगड़ा। भांगड़ा, ठीक है। भांगड़ा कहा क्या है? एक फोक डांस है, मतलब लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कहाँ पर होता है? तो पंजाब के अंदर। कथकली कहाँ का है? तो केरल का। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? बताइएगा। तो ये भी केरल का है। कहाँ का है? केरल का। शास्त्रीय नृत्य और कौन कौन से हैं? तो कथक बताइएगा, यूपी का है, ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। मणिपुरी तो समझ ही जाओगे मणिपुर का हो जाएगा। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसके साथ में सत्रिया असम में, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। चलिए आगे बढ़ें। 17वां प्रश्न है कि कलारी पट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? बताइएगा। तो देखिएगा, तमिलनाडु की कौन सी है? जलीकट्टू। कौन सी है? जलीकट्टू त्यौहार यहीं पे तो होता है, यहीं पर है सिलबम्ब। सिलबम, ठीक है। केरल में कौन सी होती है? बताइएगा। मणिपुर, बिहार। तो कलारी पट्टू कहाँ की है? तो केरल की है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मणिपुर में कौन सी है? बताइएगा। तो मणिपुर में होती है थांगटा। कौन सी होती है? थांगटा। बिहार में कौन सी होती है? तो परीखड़ा। परीखड़ा, ठीक है। मलखम्ब कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। मलखम्ब होती है, ये भी याद रखिएगा। मर्दानी कहाँ पर होती है? तो महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 18वां प्रश्न है कि फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखो, कर्नाटक में क्या मनाया जाता है? उगादी। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का नववर्ष, ठीक है। केरल में तो त्रिशूर पूरम। कौन सा? त्रिशूर पूरम। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। और महाराष्ट्र में पोला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। देखिएगा, दुबई में किसका है? तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ही फीफा का मुख्यालय है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, ठीक है। लुसाने, तो लुसाने में किसका है? फिडे का है। किसका है? फिडे का है। और कोलंबो में किसका है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। किसका है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, ठीक है। अच्छा, लुसाने में और किसका है? तो आईओसी,
ठीक है, किसका? आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बता दीजिएगा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अब एक प्रश्न आप लोगों से लिए होमवर्क के लिए है, यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे। बाकी चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात में मिलते हैं 10 बजे आप लोगों से। ठीक है, प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि स्लोवेनिया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में आप लोग बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। मिलते हैं रात के 10 बजे हिंदी के ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ में। ठीक है, जय हिंद।